हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। चलिए तो फिर आवाज आ रही है तो चलते हैं फिर। थोड़ा रिवीजन करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो हिंदी के इतिहास के बारे में हमने जो है कल बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पुरानी भाषाओं में आती है। ठीक है, हमारी जो संस्कृत है, संस्कृत से जो है ये निकली हुई है। इसमें हमने देखा था एक हिंदी यूरोपियन जो है आपका भारतीय या भारोपीय जिसे हम बोलते हैं, इंडो यूरोपियन जो है परिवार से संबंधित रखती है। ठीक है, प्राचीन काल का टाइम पीरियड हम बात करते हैं। उस टाइम पीरियड में जो है दो संस्कृत की दो एक तरह से बोले हैं शाखाएं। ठीक है, संस्कृत के दो भाग हो जाते हैं, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति उस टाइम थी। तो लौकिक संस्कृति ऐसी थी जो आम बोलचाल के भाषा में थी, और वैदिक संस्कृति जो ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। इसके थोड़े कठिन और थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लौकिक जो है वो आसान थी पढ़ने में। इसके बाद मध्यकालीन में हम टाइम पीरियड में हम देखते हैं, जो कि आपका 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक चलता है, कि संस्कृत जो टूटती है पाली में टूटती है, फिर पाली प्राकृत में, प्राकृत अपभ्रंश में, और बाद में जो है हमें खड़ी बोली और जिसे हम हिंदी के नाम से आज जानते हैं, उसका उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था हिंदी भाषा के विकास का चरण। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अमीर खुसरो ने इसे जो है हिंदवी नाम दिया गया था, और कुछ जो है इसके खड़ी बोली में उपयोग किया गया था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में या मध्य भारत में जो आप 1400 आप पढ़ते हो, मुगलों के टाइम पीरियड में, दिल्ली सल्तनत के बाद की बात। ठीक है, उस टाइम पीरियड में इसका थोड़ा विकास हुआ, अवधी और ब्रज भाषा जो है हमें देखने को मिलती है। ये हिंदी की ही शाखाएं हैं। आधुनिक काल में हम बात करें तो दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पे काम किया था। कौन कौन से थे? एक था आपका भारतेंदु, दूसरा था द्विवेदी। इन दो लोगों ने जो है इस पे काम किया था। और इसके अलावा हमने देखा था कि इस दिन को जो है इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, और ये आर्टिकल आपका आर्टिकल 343, और जो है इस दिन को ही हम जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी आर्टिकल 344 देखा था। और एक देखा था राजभाषा आयोग, जो कि बना था 7 जून 1955 को, और जिसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे, या बीजी खरे नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत भाषा परिवार में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है कौन से परिवार की? इंडो यूरोपियन परिवार की। फिर इसके बाद आती है द्रविड़। द्रविड़ में आपके जो साउथ की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, ये बोली जाती है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक भाषाएं। ठीक है, और चौथे नंबर पे सीनो तिब्बतियन या चीनी तिब्बतियन जिसे हम बोलते हैं। फिर था हिंदी भाषा की उपभाषाएं। तो हिंदी की दो तरह के बांटते हैं हम, एक हो गया पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में आ जाता है आपका खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। ठीक है, जो आपका इंडिया है, जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरह से इंडिया है। ठीक है, एक मोटा मोटा बना रहा हूँ। तो इस साइड की जो भाषाएं हैं वो आपकी पश्चिमी हिंदी आ गई, और इस साइड की जो भाषाएं हैं वो पूर्वी हिंदी आ जाती है। तो पूर्वी हिंदी में थी आपकी अवधी, बघेली और हमारी छत्तीसगढ़ी। फिर आ जाती है देवनागरी लिपि के बारे में। हमने देखा था कि सबसे पुरानी लिपि थी आपकी ब्रह्मी लिपि। ठीक है, उसके बाद जो है इसका विकास होता है और ये गुप्त लिपि में बदलती है, फिर उसके बाद कुटिल लिपि में, फिर नागरी लिपि में, और उसके बाद देवनागरी लिपि में। फिर हमने देखा कि देवनागरी इसका नाम क्यों क्यों पड़ा था। तो गुजरात के जो है नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका यूज किया था, और इसको देवताओं के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इसे देवनागरी नाम पड़ गया।
फिर देवनागरी लिपि के बारे में हमने इसकी वैज्ञानिक विशेषताएं देखी थी कि जैसा इसे बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसके ऊपर टॉप लाइन होती है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, और जो वर्णमाला है वो क्रमबद्ध तरीके से है या सीक्वेंस में है, ऐसा बोल सकते हैं हम। फिर संवैधानिक सत्य, ये हमने बात कर दी थी। दूसरी ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि 8वीं सूची में जो है 22 भाषाएं हैं, 10 भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, जिनमें से हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, डोगरी, बोडो, सैंथली, मैथिली। और सैंथली की अपनी लिपि भी है जिसे हम ओलोचिकी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ओलोचिकी लिपि किसकी है। ठीक है, बाकी सिंधी जो है, अब हम वैसे तो अरबी फारसी में भी लिखते हैं पर देवनागरी में भी लिखी जाती है, ये हमने बात की थी। फिर इसके बाद हमने बात की थी सबसे ज्यादा लेवल पे जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे बांग्ला, तीसरे नंबर पे मराठी, ऐसे हमने बात की थी। तेलुगु रहेगी और तमिल रहेगी। फिर इन बारे में जो है हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, आई होप आपने पढ़े होंगे। आगे हम आज बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप भेज सकते हैं। तो थोड़ा आराम से करेंगे ताकि आप नोट्स भी बना लो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो कॉपी ले लो, पेन ले लो और आराम से लिखना स्टार्ट कर दो। तो हेडिंग दे सकते हो आप, हिंदी वर्ण या हिंदी वर्णमाला। वर्तनी अभी इसमें है नहीं, ठीक है, वर्तनी हम थोड़ा लेट करेंगे, पर आप अभी हिंदी वर्ण या वर्णमाला जो है हेडिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर जो बना हुआ है किससे? अ और क्षर से। अ का मतलब हो गया आपका अक्षर, और इसका मतलब हो गया जो नष्ट ना हो। ठीक है, ऐसी ध्वनि, ऐसी चीज जो नष्ट ना हो। तो आप बोल सकते हो ध्वनि वो चीज है जो खत्म नहीं होती, ध्वनि एक अक्षर है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसका दूसरा मीनिंग आ जाता है अक्षर, जिसमें हम अक्ष जमा र कर देते हैं, जिसका डिफरेंस ये आ जाता है कि इसका मीनिंग जो बनता है, आंखों से स्मरण करें। आप यहाँ पर रमण करें, आप स्मरण करें, यहाँ पर लिख सकते हैं। जिनका वर्णन जो है आंखों से किया जा सकता है उनको हम अक्षर बोल सकते हैं। तो ये दो मीनिंग जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण अगर मैं बोलूं तो वर्ण जो है भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ठीक है, और वर्ण का जो है सामान्य अर्थ आकार अथवा रूप भी होता है। तो आप जो बोल सकते हो इसमें ये बोल सकते हो कि जो आपका लिखित रूप है, ठीक है, उनको हम वर्ण बोलते हैं, और जो मौखिक रूप है उनको हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, मौखिक रूप वर्ण ध्वनि हो गया, और लिखित रूप आपका कौन सा हो गया? वर्ण हो गया। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो अतः प्रत्येक ध्वनि अक्षर भी है। तो अब मैं ये बात बोलूं तो प्रत्येक ध्वनि क्या है? अक्षर भी है। ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही अक्षर है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण क्या है? ध्वनि भी है। एक ही बात है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि लिखित रूप को हम वर्ण बोलते हैं, मौखिक रूप को जो है हम ध्वनि का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप इतना सा लिख सकते हैं, बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा चीजें। तो आप ये लिख लो कि जो है प्रत्येक ध्वनि क्या है? वर्ण भी है। प्रत्येक ध्वनि वर्ण है, प्रत्येक वर्ण अक्षर है। आगे चलते हैं। अब भाषा के रूप के बारे में देख लेते हैं कि भाषा जो है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे रूप होता है। तो भाषा की भी हमने देखा दो रूप होते हैं। एक हमारा जो है भाषा का रूप आ गया लिखित, दूसरा आ जाता है मौखिक। ठीक है, एक हम लिखकर भाषा बोल सकते हैं, दूसरा बोलकर जो है भाषा बोल सकते हैं। या फिर अपने विचारों को जो है लिख कर प्रकट कर सकते हैं, या फिर अपने विचारों को बोल के प्रकट कर सकते हैं। तो एक लिखित रूप हो गया, एक मौखिक रूप हो गया। तो इसमें आ जाती है आपकी वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम देखते हैं कि वर्णमाला है क्या।
ठीक है, उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब हम लिपिबद्ध किया जाता है तो वर्ण, लिपिबद्ध जब हम करते हैं, लिपिबद्ध यानी कि जब हम लिख लेते हैं उसको, तो वो क्या हो जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो आप वही सेम चीज है जो हमने अभी बात की कि वर्ण क्या है, लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है, आपका मौखिक रूप है। बस इतना याद रख लेना, बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। फिर आ जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये याद रख लेना, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके स्वर, तो 11 स्वर हैं आपके, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो ये 11 आ जाते हैं आपके स्वर। दो आ जाते हैं इसमें अयोगवाह, अयोगवाह बोलने का मतलब ये होता है ये योग्य नहीं है, ना ही स्वर के और ना ही व्यंजन के। ठीक है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य है ऐसा बोलते हैं, इसलिए इनका नाम जो है अयोगवाह पड़ा। ना ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, इसलिए इनको हमने जो है अयोगवाह बोल दिया। बाकी इसके अलावा व्यंजन जो हमारे रह जाते हैं वो 25 आते हैं, हर वर्ग में 5-5 आ जाते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। तो लिख लिया, आगे चलें, हाथ उठा दीजिए कि आगे चलते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो। ठीक है जी। तो ये आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हैं। आप, आई होप आपको इसके बारे में पता हो। ठीक है, या आप लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना नहीं तो। फिर आ जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो गया आपके य र ल व। ठीक है, व्यंजनों के बाद जो आते हैं वो य र ल व है, और उसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स श श ख। ठीक है, तो इससे योग से बन जाते हैं आपके टोटल जो है 33, 25 पहले थे, 4 ये आगे, ठीक है, 4 ये आगे, तो ये बन गए 33। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, फिर द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, तो इससे टोटल बन जाते हैं आपके कितने, 33 प्लस 4, आप ऐसे बोल सकते हो 33 प्लस 4 प्लस 2, और हमारे पास 11 रह गए, प्लस जो है अयोग वहां आ गए, तो टोटल करके आपके पास आ जाएंगे कितने हैं। ठीक है, तो इससे वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, और जो हमारे दो विशेष ध्वनियां आ जाती हैं, ठीक है, मिलाकर कुल जो है 35 हो जाते हैं। इसमें जो है दो विशेष ध्वनियां भी हमने मिला दी, ये टोटल 35 हो गए। अयोग्य की संख्या जो है दो है, दो हमने वो जोड़ दिए, मिला के इनको 48 होते हैं। चार संयुक्त व्यंजन जब हम इन पे मिला देते हैं, तो इसमें आप बोल सकते हो टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। ओके, आपने 48 नहीं बोलना है, आपको कहीं दिखने को भी मिल सकता है, पर आपने 52 ही याद रखना है। बाकी रही बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, कि श जो बना होता है वो बना कैसे होता है, तो आधा क और श, षटकोण वाला, ये मिलके जो है क्ष बनाते हैं। त्र कैसे बनता है, आधा त और र मिलके त्र बनता है। ज्यो कैसे बनता है, एक्चुअल में ये ज आधा ज जो है, और यो जो है, ये दोनों मिलके ज्यो बनाते हैं। बाकी बच गया श्र, श्र आपका बनता है आधा श और र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर है इसके बाद वर्ण और ध्वनि के बारे में, कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या है। तो हमने अभी बात कर दी कि वर्ण क्या है, आपका लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है। तो व्याकरण की दृष्टि से वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, कौन सी, वह सबसे छोटी इकाई से जिसके खंड नहीं किए जा सकते।
तो ये इंपॉर्टेंट है, भाषा की वह सबसे एक छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम गया, तो ये पूरा एक वाक्य है श्याम गया, लेकिन अगर इसका खंडन में अगर इसको और तोड़ूं तो आपका कुछ इस तरह से ये टूटेगा। ठीक है, आधा श आ गया, आधा य आ गया, फिर आ गया, म आ गया, ये सारे क्या है फिर आपके वर्ण में टूट गए। ओके, तो कुल कितने हो गए, 9 वर्ण हो गए। तो इसके बाद इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मैक्सिमम जो है इतने ही टुकड़े हो सकते हैं, यानी कि 9 वर्णों तक ही आप तोड़ सकते हैं इसको, वर्णों के बाद नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए ये सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन आता है आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपने याद रख लेना है दोनों सेम बात होती है, ये ऑप्शन में आपको हो सकता है कई जगह पर ध्वनि देखने को मिले, कई जगह वर्ण देखने को मिले, तो आप उस हिसाब से जो है आंसर टिक कर सकते हो। आगे बात करते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है आपका, वर्ण बोलो ध्वनि बोलो, एक ही बात है, वर्ण विच्छेद ध्वनि विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद हो गया जब हम उसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कमल था हमारे पास, इनको जब हमने अलग अलग कर दिया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, क अ म अ ल एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके सारे ये आपके वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। आई होप आपने जो है स्कूल में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। विद्यालय हो गया, व आ गया, ई की इसमें मात्रा लग गई, द, वैसे ये संयुक्त व्यंजन है आपका। ठीक है, ये वाला जिसमें द, आधा य और आ आते हैं। ठीक है, इसके बाद लौ में आ आता है साथ में, य में अ आता है साथ में, गिलास। ठीक है, तो ऐसे जो है आप वर्ण विच्छेद जो है कर सकते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप वर्ण विच्छेद इनको भी बोल सकते हैं कि हमने ये कर दिया, पर एक्चुअल में जो है आपका इसको ही लिखना है आपने, क प्लस अ। ये सबसे सही तरीका होता है आपने हिंदी समझने का। इसके बाद विशेष वर्ण, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विशेष वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या हो, किस तरह से हम इनको लिखते हैं, क्या इसका यूज है। तो हमने बात की ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, ये और ये। ठीक है, आधा द आधा य लिख लो, या फिर आपका द बोल दो, इकट्ठा जब हम लिखा जाता है तो हम ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो आप या तो ये बोल लो विद्या, या फिर आप ये बोल दो वी, आधा द या, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर हिंदी की एग्जैक्ट मानक जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपनाया जाता है, बोला जाता है कि ज्यादा सही कौन सा है, तो ज्यादा सही ये माना जाता है हिंदी के अनुसार। ठीक है, लेकिन हम यूज करते हैं इसको। ओके, तो ये सही होता है, पर एक्चुअल में जो है ये सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, आप हो सके अगर हिंदी के अनुसार तो आपको इनको यूज करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास दुआ है, दुआ बना कैसे, आधा द और वो से बन गया, जैसे हमने द्वंद्व लिख लिया। ठीक है, तो द्वंद्व एक तो आप ऐसे भी लिख लेते हैं जैसे हमारे पास दिया है द्वंद्व, और एक आप ऐसे भी बोल सकते हैं द, व, आधा द और वो। ठीक है, ये ज्यादा आपका सही होता है, पर हम जो है इसको यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको अप्रूव किया गया है, या फिर मानक जो है हिंदी जो है हमारी वो इनको अप्रूव करती है। अगर शुद्ध वर्तनी में किसी दिन बाई चांस आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध कौन सा है, तो आप इसको टिक करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, इनके रूल भी आगे देखेंगे हम कौन से सही होते हैं कौन से नहीं है, पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे है द, ध, आधा द और ध, ये जो आपको यहाँ पर दिखते हैं जो हमें पूरा दिखाई देता है, एक्चुअल में वो आधा होता है, जो आधा दिखाई देता है वो पूरा होता है लिखा हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर भी द और म लिखा हुआ है, म यहाँ पर पूरा होता है और द जो है आधा होता है। ठीक है, ह और म दिख रहा है आपको, तो ह आधा है और म जो है यहाँ पर पूरा होता है। ह और न ऐसे जो है ये विशेष वर्ण जो है हम लिखते हैं।
आगे चलते हैं। तो ये आपका ह और वो है, आधा ह और वो, ठीक है। इसके बाद आधा ह और ल लिखा हुआ है, आधा ह और री लिखी हुई है, आधा ह और र लिखा हुआ है, श्र। तो श्र आपने ऐसे बोलना है। दूसरा, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि स्रोत सबसे अच्छा कैसे लिखते हैं, तो बचपन में आपको ऐसे बता दिया होगा कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो कि गलत चीज होती है। ये आपका स होता है, यहाँ पर ये लगा होता है और ऐसे हम इसको लिखते हैं। श्रव में जो है नीचे र लगता है, तब जाके स्रोत बनता है। तो इनको यहाँ पर थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कौन कैसे जो है हम लिखते हैं। बाकी के रूल्स मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं मात्राओं के बारे में ज्ञान क्या है, ठीक है। तो मात्रा कैसे आपको पता होनी चाहिए, क्या यूज होता है, थोड़ा सा ये जो है वर्तनी में आपका यूज होता है, इसको आपके बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको पता भी होगा, पर मैं थोड़ा सा आइडिया फिर भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ छूटे। तो अगर हम मैं बात करूं कि 11 स्वर हमारे पास होते हैं वैसे, ठीक है, 11 स्वरों में से हमारे पास सिर्फ 10 की ही मात्राएं होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास दो हैं वो क्या है, आपके अयोगवह दो मात्राएं उनकी होती हैं। टोटल ये बन जाता है 12, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 12 मात्राएं होती हैं, जिन्हें हम 12 खड़ी के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो 12 मात्राएं जिन्हें हम बोलते हैं, एक्चुअल में उनका नाम क्या है, 12 खड़ी। ओके। तो ये आपके स्वर दिए गए हैं और मात्रा दी गई है, ठीक है। वैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, हम वैसे ही सेम उसको लिख लेते हैं, मात्रा इसकी नहीं लगती, उसमें ही अटैच हो जाता है। बाकी आ की मात्रा होती है, ई की होती है, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, ए की, ओ की, औ की और अंग की, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे क हमने लिख लिया, और कौन सा छूटा हमसे, हमसे री छूट गया, ठीक है, इसमें ऐड कर लेना। ओके। तो क्री की मात्रा, री की मात्रा ये होती है। अंग को हम ऐसे लिखते हैं साथ में विसर्ग के रूप में। तो इसके बाद ये आपको हमेशा पता है कि जब तक जो है व्यंजन में स्वर नहीं आता, कोई भी स्वर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो अ ही हो, ई भी हो सकता है, बड़ी ई हो सकती है, ऊ हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क लिखा है तो इसमें क प्लस अ है। अगर का लिखा है तो इसमें क प्लस आ है, ठीक है। अगर कू लिखा है तो उसमें क प्लस ऊ है। ओके। तो स्वरों के साथ जो है हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि मूल जो व्यंजन है हमारे, वो स्वर के बिना होते हैं, स्वर रहित होते हैं। जैसे र में हलंत हमने ऐसे लिख लिया, इससे बन गया आपका र, ठीक है। तो ये जो है आपका मूल व्यंजन है, जो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं, बिना स्वर के होते हैं। ओके। उसमें अ स्वर मिलने पर वो क्या बन जाता है, र बन जाता है, जिसे व्याकरण में हम व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपका व्यंजन बन गया। अगर मूल बोलूं तो ये है, अगर व्यंजन बोलूं तो आपका ये आ गया। इसका सभी व्यंजनों में मूल ध्वनि क्या होती है, अ होती है। तो इन सभी में क्या है, जो भी आप लिख रहे हो, तो ये आपकी क्या है, व्यंजन हो गए, उनमें ध्वनि कौन सी होती है, अ होती है, ये आपको पता है। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ विशेष चीज आपके लिए है। मूल स्वर के, मूल स्वर में तथा मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते समय एक ही स्वर शब्द के आदि, मध्य और
अंत्य स्थितियों में सूक्ष्म अंतर के साथ उच्चारित होते हैं। जैसे हमारे पास है इस, परिवार और शांति। इन तीनों शब्दों में जो है ये जो है स्वर अलग अलग पोजीशन पे आया हुआ है। ये आपका फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये आप सेकंड या मिडिल पोजीशन बोल सकते हो, ये आपकी एंड पोजीशन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आपको इसको स्टार्टिंग पोजीशन बोल सकते हो। तो इनका जब आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जो है थोड़ा सा टाइम उच्चारित जो है उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म जो है अंतर हमें देखने को मिलता है। जब हम इस बोलते हैं तो इस पे हम थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। जब हम परिवार बोलते हैं तो थोड़ा उसका कम हो जाता है और लास्ट में जो है पूरी तरह से बिल्कुल हम जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये विशेष है, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है? उपरोक्त उदाहरण में जिन्हें शब्द में ई अथवा ऊ की मात्रा अंत में आई है उनका उच्चारण ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर हो जाता है। ह्रस्व स्वर बोलने का मतलब है कि उसमें उच्चारण में जो है कम टाइम लगेगा। ह्रस्व स्वर बोलने का ये मतलब हो जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में आपको कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ओके, प्रायः तत्सम शब्दों में, कौन से शब्दों में? तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जो आपका ये खासकर देखने को मिलते हैं ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि ये आपकी क्या है? तत्सम शब्द है। अर्थात ये शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, जैसे शांति हो गया, साधु हो गया, तद्भव, तेजस और वितेजस शब्दों में इसका ऐसा उच्चारण देखने में नहीं मिलता है। ओके, तो अगर आपने कभी तुक्का लगाना हो तो आप ऐसे तुक्का लगा सकते हो कि लास्ट में अगर ई और ऊ आ रहा है तो हो सकता है कि वो आपका तत्सम शब्द हो, तो आप उस पे तुक्का लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत वाले शब्द कौन से हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि जिनके लास्ट में ई और ऊ आ रहा है वो आपके क्या है? तत्सम शब्द है, अगर आपको ये याद रहे तो। इसके अलावा इन शब्दों में दीर्घ उच्चारण को मानक नहीं माना जाता। इसका दीर्घ उच्चारण नहीं होता, मानक नहीं है, यानी कि मानक बोलने का मतलब कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको अपनाया नहीं गया है। अर्थात आप इसको साधु की जगह साधु नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी प्रकार ई और ऊ की मात्रा भी यदि शब्द के अंत में आती है तो एक अक्षरी होने पर उनका उच्चारण दीर्घतम रहता है। दीर्घतम यानी कि बड़ा हो जाता है, लंबा हम उनको खींचने की कोशिश करते हैं जब वो लास्ट में आती है। यहाँ पर कम से कम करने की कोशिश करते हैं जब छोटी ई की मात्रा छोटा ऊ आता है। अगर बड़ा आ रहा है तो हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं जितना लंबा हो सके लास्ट में। ये आपका सही उच्चारण है, उच्चारण करने का, हिंदी को बोलने का। ओके, जैसे आपका हाथी, बाजू, थोड़ा लंबा हम खींचने की कोशिश करते हैं। यदि शब्द दो या दो से अधिक अक्षर वाले होते हैं तो उनका उच्चारण दीर्घतम रहता है। दो या दो से अक्षर जिनमें ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो आए हैं, दो से ज्यादा है, उनका क्या है? दीर्घतर रहता है। दीर्घतर यानी कि लंबा हम खींचने की कोशिश करते हैं उसको। आलू, ठीक है, यहाँ से आपके वर्ड दिए हैं। तथा ई और ऊ मध्य में आने पर उनका उच्चारण दीर्घ, दीर्घ यानी यहाँ पर जो एंड पोजीशन में था ये हम मैक्सिमम बोल सकते हैं, ठीक है। और मिडिल में अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम से थोड़ा कम, ठीक है। ये सबसे ज्यादा था, यहाँ पर थोड़ा कम हम जो है इस पे खींचने की कोशिश करते हैं, उतना नहीं खींचते जितना यहाँ पर हम लास्ट में खींच रहे थे उसको, ठीक है। तो परीक्षा, परीक्षा में थोड़ा हम ई की मात्रा जो है उसको बोलने के लिए कम टाइम ले रहे हैं, इसलिए जो है ये आप बोल सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे हम इसका थोड़ा कम टाइम लेते हैं। इस प्रकार के अन्य शब्द छांट कर जो है आप वो बता सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन कौन से है, किसमें क्या आता है। ओके, आई होप आपको कुछ नई जानकारी आज मिली होगी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में कि क्या है, कैसे आती हैं और क्या इनके यूज है।
तो दो भागों में बांटी जाती है, कौन कौन सी? अरबी फारसी के प्रारंभ में विकसित ध्वनियां। ठीक है, एक तो अरबी फारसी से आई हुई ध्वनियां जो है वो हमारी विशेष ध्वनियां है, या फिर नई आगत ध्वनियां भी हम बोलते हैं इनको, कि नई आगत है, नई आई हुई ध्वनियां है, जिनमें जो है हम नुक्ते का यूज करते हैं। ठीक है, नुक्ता हम लगा दिया तो साउंड जो है थोड़ा सा हैवी बन जाता है इससे। तो हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों के शब्द उच्चारण के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे एक बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, नुक्ता, लगाया जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने इसके प्रयोग की शुरुआत की थी, तो कोई राजा होगा, ठीक है, उसकी शुरुआत की थी। मानक हिंदी में इसके प्रमुख पांच हैं, कौन कौन से? तो ये आपको देखने को मैक्सिमम मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम यूज आपको इनका देखने को मिल जाएगा। ओके, जैसे आपका ये हो गया, हमने ये बोल दिया जमीन, फिल्म। तो वैसे तो हम हिंदी में अवॉइड करते हैं इसको, एक्चुअल में नुक्ता लगाना जो है हम क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनके बारे ना सीखें। ठीक है, इसके अलावा हिंदी के प्रभाव से भी कुछ वर्ड जो हैं, सॉरी, अंग्रेजी के प्रभाव से भी कुछ वर्ड जो हैं हिंदी में आए हुए हैं, जिनमें से आप ये बोल सकते हो अर्धचंद्राकार। ये जो है कहाँ से आया है, अंग्रेजी से आया है, जिसे आप इससे भी जान सकते हो। जैसे हम बोल देते हैं डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, ऑफिस। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया, अंग्रेजी से आया। इसके अलावा हिंदी की अपनी नवविकसित ध्वनियां हैं, कुछ हिंदी में भी विकसित हुई अपनी दो ध्वनियां। ये है हिंदी की नवविकसित दो ध्वनियां। ठीक है, जिसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं। तो संस्कृत से हिंदी विकास के सफर में दो नई व्यंजनों का जन्म हुआ है, जिन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो आप याद रखना, इन दोनों को जो है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये संस्कृत की मूल वर्णमाला में नहीं थे, तो नहीं थे ये बाद में, मतलब हिंदी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे जो है इनका यूज हमें देखने को मिलता है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी है, तो इनको याद रख लेना, ये कौन कौन सी है। ऐसा कुछ विकल्प में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हो कि जो नुक्ते वाली हैं, ठीक है, वो नवीन विकसित ध्वनियां हैं, या फिर जिसके ऊपर चंद्रबिंदी जो इंग्लिश से आए हुए हैं वो न्यू विकसित नई ध्वनियां हैं, या फिर इन दोनों को आप उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों को भी आप नवीन विकसित ध्वनियों में आपका ऑप्शन दे दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, याद रखना इस बात को। आगे चलें, अगर आपने लिख लिया और नोट्स बना रहे होंगे कोई, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो आगे है हमारे पास अमानक वर्ण। अमानक वर्ण उन्हें बोलते हैं जो आप यूज नहीं करने चाहिए, या फिर जिनको अपनाया नहीं गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या केंद्रीय हिंदी निदेशालय, या फिर बोल लो भारत सरकार के द्वारा यूज नहीं करते, उनको मना किया है, उनको अपनाया नहीं गया है। ठीक है, तो वो आपके अमानक वर्ण हो गए। अब कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, तो एक्चुअल में पुराने टाइम में जो है, हम जब झ लिखना होता था, हम कुछ इस तरह से आई थिंक आपने बचपन में भी कुछ लिखा होगा, आई थिंक सो, या कुछ इस प्रकार से जो है झ लिखा होगा, आई डोंट नो, कुछ लिखा होगा या बताया होगा। तो ये जो है पहले यूज होता था, पर इनको अमानक माना गया है, ये जो है मानक इसका यूज है। ण, नौ कुछ एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है दिया हुआ, वो अलग तरीके से था। तो ये आपका मानक रूप है। ठीक है, संयुक्त रूप में आप कता हम जो है लिखते हैं, ये आपका सही रूप यूज होता है। एक्चुअल में इस फोटो में सही नहीं है। ठीक है, अगले वाले फोटो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, इसमें अच्छा नहीं दिया है।
तो ख का मानक रूप पहले हम जो है कुछ इस तरह से आपने बचपन में लिखा होगा ख। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो इसको याद रख लेना, बाकी हम अगले उस पे देख लेते हैं कि कौन कौन से मानक रूप है। उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि अब वर्णमाला के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, अब हम उच्चारण स्थान के बारे में देखते हैं। तो जो भी उच्चारण स्थान होता है आपका, उसकी आपकी यहाँ पर जीव के हिसाब से जो है ये सारी चीजें बनाएगी, ये पिक्चर जो है बनाया गया है। ठीक है, कि कौन जो है जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं, कौन मध्य भाग से बोला जाता है, और कौन अग्र भाग से जो है बोले जाते हैं। ये स्वरों के लिए है कि स्वर जो है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्वर जो है जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है, तो ये आप याद रखेंगे कि अ जो है जीवा के जो है मध्य भाग से बोला जाता है, बाकी जीवा के ये पिछले भाग से सारे बोले जाते हैं, और ये सारे जो है जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। बाकी कौन कौन से जो है समवृत्त बनाते हैं, अर्ध समवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर बात की गई है। अर्ध समवृत्त आधा खुला हुआ, आधा बंद हुआ हुआ। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट आपको रहता नहीं है, बाई चांस आपसे पूछा जाए, अदरवाइज ना रहे तो इसको छोड़ देना। नहीं तो आप ये बोल सकते हो जिसमें मुंह जो है पूरा खुलता है वो आपका विवृत होता है। ठीक है, जिसमें मुंह थोड़ा सा बंद होता है, थोड़ा सा बंद यानी कि मैक्सिमम खुला हुआ, मैक्सिमम खुला और थोड़ा बंद। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, और अर्धसमवृत्त, अर्धसमवृत्त में ये बोला जाता है थोड़ा खुला और मैक्सिमम बंद। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में अर्धसमवृत्त हो गया आपका थोड़ा खुला, और वैसे तो आपको एग्जाम में या फिर किताबों में किसी में दिखा जाएगा कि थोड़ा खुला और थोड़ा बंद मिलेगा, पर वहां पर कंफ्यूजन ना हो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इसमें थोड़ा खुला होता है और मैक्सिमम बंद होता है, इसमें मैक्सिमम खुला होता है और थोड़ा बंद होता है। बाकी समृद्ध में मैं ये बोल दूं कि ये ऑलमोस्ट ना के बराबर खुलता है, ऑलमोस्ट बंद होता है। ठीक है, या फिर बोल लो ना के बराबर खुलता है। ये डिफरेंस यहाँ पर जो है आपका विवृत अर्ध विवृत अर्ध संवृत और संवृत के बीच में। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं स्वरों के उच्चारण में जीवा की स्थिति कहाँ पर क्या रहती है। तो इमेज के हिसाब से ये था, बाकी हम जो है इसके हिसाब से देखते हैं। तो अग्र मध्य और पश्चिम, पश्चिम भाग यानी कि जो हमने बात की, अग्र यानी कि आगे वाला भाग, मध्य बीच वाला, और पश्चिम है पीछे वाला भाग के हिसाब से जो है स्वर उच्चारित होते हैं। इससे हमें पता लगता है जीवा के अग्र भाग से बोले जाते हैं ये आपके स्वर। अग्रभाग से कौन बोले जाते हैं, तो आपने याद रख लेना ई और ए आई जो है आपके अग्रभाग से बोले जाते हैं, इन्हें अग्र स्वर भी कहा जाता है। जीवा के मध्य भाग से जो है बोला जाता है सिर्फ अ जो है, और जीवा के पिछले भाग से जो है आपके बोले जाते हैं उ और ओ औ। ठीक है, और आ भी इसमें आ जाता है, आ भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ यहाँ पर दिया होगा आपका कि ये जो है थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, यानी कि ज्यादातर ऑलमोस्ट पिछले वाले भाग से ही बोला जाता है, तो पीछे से थोड़ा सा आगे में आप बोल सकते हो कि आ बोलते हैं। वैसे आप पीछे ही रखना है इसको ताकि ये कंफ्यूज ना हो और ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम याद भी रहे। इसके अलावा है स्वरों के उच्चारण करते समय मुखाकृति या मुंह की जो स्थिति रहती है वो कैसी होती है। अभी जो हमने बात की संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत के बारे में, ठीक है वही सेम चीज है। इसमें क्या है, कम खुला हुआ मुंह होता है, यानी कि ऑलमोस्ट बंद ही होता है, आप ऐसे बोल सकते हो ऑलमोस्ट बंद। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, ये दो आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाते हैं।
अर्ध संवृत जिसमें कुछ अधिक खुले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम बंद रहता है, मैक्सिमम बंद और थोड़ा खुला, जो हमने ऊपर बात की थी, जिसमें आपका आ गया ए और ओ, ए और ओ। इसके बाद अर्धविवृत, अर्धविवृत में आपका आ जाता है कि अधिक खुला हुआ मुंह, ठीक है, मैक्सिमम खुला है और थोड़ा सा बंद है। ओके, तो ये याद रखना, मैक्सिमम खुला है थोड़ा सा बंद होता है, उसको हम अर्धविवृत बोलते हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके ऐ और ओ, औ। विवृत स्वर में आपका आ जाता है जिसमें मुख जो है अधिक खुलता है, या मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो है खुलता है, उसमें विवृत स्वर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, इसके बारे में और बता दो। नहीं तो फिर आगे चलते हैं, हाथ उठा सकते हैं आप, अगर आपने लिखना होगा तो वेट कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? लिखना है, आगे चलें? आगे चलें, ये लिखना है? यस सर से क्या समझूं मैं, ये बोलो लिखना है या आगे चलें? लिख लिया? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। तो अगर ओठों के हिसाब से अब मैं बात करूं, तो ओठों के हिसाब से जो है तीन स्थितियां हमारी बनती है। पिछला हमने मुंह के हिसाब से किया, अब हम जो है ओठों के हिसाब से जो है यहाँ पर देखेंगे। तो ओठों के हिसाब से तीन स्थितियां बनती हैं। एक बनती है वृत्ताकार स्थिति, दूसरी सामान्य स्थिति, और सॉरी, पहली थी अर्धवृत्ताकार, दूसरी थी सामान्य, और तीसरी थी वृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार जीवा के अग्र स्वर के उच्चारण करते समय ओठों की स्थिति जो है कौन सी होती है? अर्ध, आदि, आदि खुली हुई, आदि बंद आप बोलते हैं। अर्धवृत्त जो है इसमें बनता है, इसमें वृत्ताकार बनता है। सामान्य, इसमें सामान्य रहती है, ठीक है। जैसे ई बोलोगे आप तो अर्धवृत्ताकार बनेगा, बड़ी ई बोलोगे अर्धवृत्ताकार जो है आपके ओठों की स्थिति बनती है। तो सामान्य स्थिति में आपका अ आ जाता है, इसमें क्या है, ना तो वृत्ताकार रहती है ना ही अर्धवृत्ताकार रहती है। तो अ को आप लिख सकते हो सामान्य स्थिति, ना ही वृत्ताकार ना ही अर्धवृत्ताकार। तीसरी आ जाती है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार हमारा जो है ये बना देते हैं अ, उ, ओ, औ। इसके बाद है हमारे पास व्यंजनों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न, कि उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं। तो मैंने जो याद रखा है वो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, क, च, ट, त, प, क, त, मु, ध, मु, द, ओ, ठीक है, ताकि ये याद नहीं, नहीं तो आप मुंह के हिसाब से भी जो है ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कि कंठ से ध्वनि आ जाती है, पहला क वर्ग है, च, थोड़ा ऊपर जैसे बनाना चाहिए था,
और यहाँ पर ओठों के पास जो है यहाँ पर आप प बना सकते हो। ठीक है, दांतों के पास जो है त आ गया आगे जैसे में, और प यहाँ पर आ गया। तो ये आपका कंठ हो गया। ठीक है, ये आपका तालु हो गया, ये आपका मूर्धा आ गया, और यहाँ पर दंत, और यहाँ पर जो है आपका ओष्ठ आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो कैसे बोला जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे से हमेशा पूछी जाती हैं, ये तो आते ही हैं, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए, अगर आसान क्वेश्चन होगा तो यहाँ से ही आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आसान नहीं है तो आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा कि वह कहाँ से बोला जाता है। तो वह की ध्वनि होती है दांत और ओष्ठ, जिसे हम दंतोष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, तो दांत और ओष्ठ याद रख लो, या फिर दंतोष्ठ याद रख लो, एक ही बात है। इसके अलावा सभी जो पंचम अक्षर होते हैं, पंचम अक्षर जो भी आपका क वर्ग का पांचवा वर्ण है, फिफ्थ वर्ण, ठीक है, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, इसका जो पांचवा वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है? मुख और नासिका। ठीक है, दोनों से बोले जाते हैं, मुख और नासिका। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रह जाता है, ह इसमें ऐड कर देना, किसमें? कंठ में। य और श इसमें ऐड कर देना तालु में। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि च के साथ जो है य और श आगे, यहाँ पर क के साथ जो है ह आ गया। दूसरा ट वर्ग में आपका जो ऐड हो जाते हैं, और वो है र, श षटकों, ढ और ढ। ठीक है, इनको आप मूर्धा में डाल सकते हो, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो चित्र को। इसके अलावा त हो गया आपका, ठीक है, त वर्ग, और ल और स। तो ल और श को इसके साथ जो है ऐड कर सकते हो त के साथ। दंत और जीभ का अग्रभाग से जो है हम इसको बोलते हैं। प वर्ग में रह गया दोनों ओंठ। ठीक है, ओस्ट से जो है हम बोलते हैं वॉ में। बाकी ये सारा आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके वर्णों के उच्चारण स्थान, जो है वर्ण हम कहाँ से बोलते हैं, क्या है, और एटसेट्रा। आगे चलें। चलो तो लिख लो फिर। जब हो जाए तो हाथ उठा के आप बता सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। मतलब सर आज के लिए इतना ठीक है। अच्छा, मतलब आज के लिए इतना काफी है, यहाँ तक पढ़ा और इतनी जल्दी थक गए। तो फिर मिक्स क्या हो जाएगा इसमें? आज पढ़ाई क्या हमने? वर्ण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्णमाला में कितने वर्ण वर्ण हैं, कौन से कैसे आते हैं। ठीक है, फिर हमने अयोग भाग के बारे में पढ़ा, द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने इनके वर्ग, ट वर्ग एटसेट्रा, इन पांच वर्गों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया। अभी तो इनके डिटेल के बारे में भी पूरा रह गया कि क्यों, क्या, कैसे। आगे आगे आपको तो पूरा दिया गया है पूरा इनके बारे में। ऊष्म व्यंजन क्यों है, कहाँ यूज करने हैं, कहाँ यूज नहीं करने हैं, कैसे हम इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कब हम इनका यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं था अभी तक। तो वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार थे, ये तो बोल के ही पता लग जाएगा आपको वृत्ताकार। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये एकदम से नहीं आएंगे।
बाकी जनता क्या कहती है, बोलिए। आगे पढ़ना है कि आज के लिए इतना ही? नहीं पढ़ना है आगे? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। तो कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। और इसको पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है? बार बार इसका रिवीजन करना, जो आपको चीजें दी गई हैं कोशिश करना कि जितना शॉर्ट आप बना सको आप बना लो। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी चीजों की कि क्या है कैसे है, आप उनको बाद में देख सकते हो अगर आपको कहीं डाउट हो। पर अपने नोट्स जो है जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करना है। ओके, पूरी यहाँ पर लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी लाइनें हमें लिखनी होती है, एक एक दो दो अक्षर, और शॉर्ट में जो है इनको लिखना होता है। ओके, तो फिर रही गुड नाइट आपके लिए। ओके जी, गुड नाइट जी, फिर बाय बाय।